इस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में बच्चों? अमोनिया के बारे में, है ना। अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लिया था अपन ने। अमोनिया की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देख ली। एक्वस सॉल्यूशन जो है अमोनिया का वो कौन सी नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, बिकॉज वो कौन सा आयन देता है? OH माइनस आयन देता है। अब अपने जो इस साल का सिलेबस है उसमें अपने फॉस्फोरस के तो कोई कंपाउंड है नहीं, ना ही फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? अपने को पता है HNO। HNO3 इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। कैसे फॉर्मेशन कैसे करते हैं कि कैसे नाइट्रिक एसिड का अपन फॉर्मेशन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है कि आप क्या करो, H2SO4 की रिएक्शन करवा दो सोडियम नाइट्रेट से, NaNO3। नाइट्रेट से करवानी है। नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस है। नाइट्राइट होता तो NaNO2 हो जाता। NaNO2 कब लेते हैं? जब अपन नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा NaHSO4, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। प्लस अपने पास क्या आ जाएगा? HNO3, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है वो। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड आपके पास क्या है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस से कैसे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करें। इस प्रोसेस में 3 स्टेप आता है। पहले स्टेप में क्या आएगा कि आप अमोनिया की रिएक्शन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कराओगे या ऑक्सीजन से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पीटी, लाइक रुथेनियम, उनके प्रेजेंस में। उसके बाद क्या रहेगा कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अपने को मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। और उस NO2 की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाते हो तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है? HNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है देखिएगा। सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन, 4NH3 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा? 5O2 इन द प्रेजेंस ऑफ Pt, Ru यानी कि प्लेटिनम या रुथेनियम, इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? देखो 4NO प्लस अपने पास क्या आ जाता है? 6H2। अब कैसे आए 6H2? तो यहाँ देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। तो वाटर मॉलिक्यूल जस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन से क्या होंगे? हाफ होंगे। आपको ये क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इट इज नोन एज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 2NO प्लस अपने पास क्या आ जाएगा? O2। तो किसका फॉर्मेशन होगा? 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप वाटर मॉलिक्यूल से करवा देते हो, 2NO2 प्लस H2O, तो अपने पास क्या रहेगा? देखो यहाँ 3 ले लीजिए, 6 7 3HNO3 2HNO3 प्लस आपके पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा वापस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अपने को क्या चाहिए? अपने को नाइट्रिक एसिड चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज नोन एज ऑस्टवाल्ड प्रोसेस ना। NH3 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाने पे आपको क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन, है ना। ये आपके पास क्या होगा? 2 ही मेथड्स है इसके फॉर्मेशन के। एक आपके पास H2SO4 और सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन, सेकंड अपने पास है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब जो ये नाइट्रिक एसिड है ना, इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन सी होती है? मेथड ऑफ फॉर्मेशन आर द नॉट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर सब्जेक्टिव होता तो आपको कह देते हैं कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो मेथड्स हैं, जो स्टेप है वो बताओ। तो अपना पेपर को कौन सा आ रहा है? ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है, जो मेन रिएक्शंस हैं वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो HNO3 जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर।
कि अगर आप इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, H3O प्लस प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, NO3 माइनस। अब आपके पास अपने को ये सब देता है, अपन ने लेविस कंसेप्ट भी देख रखा है, अपन ने ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट भी दे रखा है। ये अगर आपके पास एसिड है तो वाटर जो है वो कैसे एक्ट करेगा, बेस के जैसे। ये बेस है तो ये क्या होगा आपके पास, कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस। तो कॉन्जुगेटेड एसिड में आपके पास H+ आयन प्रेजेंट है, तो जो ये बताता है, ये शो करता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कौन सी नेचर का होता है, एसिडिक नेचर। कौन सी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। ओके, अब अगर आगे बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन जो है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। HNO3 में नाइट्रोजन की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो ये कैसे एक्ट करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है, तो जितने भी आपके पास नॉन मेटल हैं उस नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन करके या तो उनके ऑक्साइड या उनके ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है, या तो उनके ऑक्साइड या उनके ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन कर देगा, और जो नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ आ जाएगी, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कि सर कैसे, मैंने कहा देख लो कुछ एग्जांपल्स आते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कार्बन है। अब कार्बन की रिएक्शन आपने नाइट्रिक एसिड से करवाई 4HNO3 से, तो कार्बन का ऐसा ऑक्साइड जिसमें कार्बन जो है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, वो होता है CO2। वो आपके पास आ जाएगा CO2, ठीक है ना। और आपके पास क्या आएगा, देखो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 है ना, इसके जस्ट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 4, तो उतने ही NO2 आ जाएंगे, 4 NO। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, देखो 2 to 4 और 4 to 8, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 12 हो गए। यहाँ पे भी टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 12। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो नाइट्रिक एसिड उनका ऑक्सीडेशन करेगा, तो या तो उनके ऑक्साइड बनाता है या उनके ऑक्सो एसिड बनाता है। अब ऑक्सो एसिड जैसे आपके पास सल्फर आ गया S8, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी 48HNO3 के साथ, 48HNO3 के साथ। तो सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी होती है, +6। किसमें शो करता है, अपने ऑक्सो एसिड में 8H2SO। प्रोडक्ट देखिएगा कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे, 48, तो 48NO2 बना दो, प्लस कितने वाटर मॉलिक्यूल बनाओगे, देखो टोटल हाइड्रोजन कितने थे, 48। 48 में से ये कितने माइनस हो गए, 16 माइनस हो गए, तो कितने रहे, 32। 32 का हाफ कितना होता है, 16, 16H2 आ जाएगा। अब रट्टा नहीं मारना है इसका, ये बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, रिएक्शन से ही देखना है। बस इतना ध्यान रखना कि जब सल्फर की रिएक्शन करा रहे हो तो 48 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 चाहिए। ये अगर आप फॉस्फोरस की रिएक्शन करा रहे हो तो आपको 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5। तो ये भी अपना ऑक्सो एसिड बनाएगा 4। अब देखो कितना आपके पास, नाइट्रिक एसिड की बात करें तो कितने नाइट्रोजन है आपके पास यहाँ पे, 20। तो 20 ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दो, प्लस प्लस अपने पास क्या आएगा, हाइड्रोजन की बात करते हैं, कितने हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गए, 12। टोटल कितने थे अपने पास, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे, 8। तो 8 है तो कितने H2 बनेगा, 4H2। रिएक्शन बैलेंस से देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आयोडीन है अगर आपके पास तो 10HNO3 ले लो, कितने हैं I2, तो आपके पास आएगा 2HiO3, प्लस कितने आपके पास नाइट्रोजन है, 10 है, तो उतने ही
NO2 प्लस अपने पास हाइड्रोजन की बात करें तो 4H2O आ जाए वाटर मॉलिक्यूल। 4H2O कैसे आया? बिकॉज टोटल हाइड्रोजन कितने थे? 10 थे, 2 यहाँ यूज हो चुके हैं, रिमेनिंग कितने रहे? 8। 8 का हाफ कितना होता है? 4। मीन्स जितने भी नॉन मेटल के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो उनके ऑक्सो एसिड या उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जिससे नॉन मेटल जो है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन जो है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये अगर अमोनिया की बात कर रहे होते तो अमोनिया क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज वहां पे नाइट्रोजन जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? -50। मिनिमम में हो तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, मैक्सिमम में हो तो क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडेशन करके यही अपने को प्रोडक्ट देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। P4 है। ये P4 क्यों लिखा है? बिकॉज फॉस्फोरस जो है वो नेचुरल स्टेट में P4 की फॉर्म में रहता है, सल्फर जो है नेचुरल में S8 की फॉर्म में रहता है, आयोडीन I2 की फॉर्म में रहता है, कार्बन C की फॉर्म में रहता है। जो नेचुरल स्टेट है उनकी वही लिखी है अपने एलिमेंट में, उसी से रिएक्शन को अपने बैलेंस करना। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल, अब मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आपको पता है एसिड की रिएक्शन करा रहे हो, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हो मेटल के साथ। जनरली किसी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ तो आप कह देते हो कि सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। बट 10th में एक लाइन भी पड़ी होगी, नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं है। नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। आपको क्या मिलता है वो देखते हैं। कि जैसे आप क्या करवा रहे हो, कॉपर है, उसकी रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, 8HNO3, ये डाइल्यूट बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, बनाएगा किसका फॉर्मेशन करेगा? CuNO3। CuNO3 का होल्ड वाइज कितने Cu आ जाएंगे? 3 CuNO3 का आपके पास क्या आ गया? होल्ड वाइज। कितने हाइड्रोजन है? 8। तो आप क्या कर दो? 4H2। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो कितने यूज हो सकते हैं। टोटल ऑक्सीजन कितने थे? 24। 3 8 24। ये कितने हो गए? 6 6 3 जा कितने हो गए? 18। कितने और हो गए? 4 22। कितने रहे 2 रहे। नाइट्रोजन देखो कितने यूज हो चुके हैं? 2 2 3 का 6। नाइट्रोजन भी कितने रहे? 2। तो यहाँ पे जो गैस बनेगी वो कौन सी बनेगी? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना, 2NO। यही रिएक्शन अगर आप करवाते हो ऐसे, Cu प्लस 3HNO3। अब ये जो रिएक्शन हो रही है वो कंसेंट्रेट के साथ हो रही है, पहले जो रिएक्शन थी वो डाइल्यूट के साथ। 10th में देखा था कि कोई भी डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। बट अगर आपने ये भी देखा होगा स्टार लाइन में कि अगर कभी नाइट्रिक एसिड आ जाता है तो ऐसा नहीं होता, सॉल्ट तो बनेगा बट साथ में जो गैस इवॉल्व होगी वो अलग होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है ना। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी गैस होगी। CuNO3 का आपके पास क्या आ गया? होल्ड है। 3HNO3 है क्या? 3 नहीं होएगा शायद, 4 है। 4 है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2H2। अब बात करेंगे कि आपके पास कौन सी गैस बाहर निकल। टोटल अपने पास ऑक्सीजन देखो कितने हैं यहाँ पे? 4 3 12। 4 3 12। यहाँ पे अगर बात करें तो कितने ऑक्सीजन यूज हो गए? 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए? 8। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 थे, 2 यूज हो चुके हैं, तो आपके पास क्या रहेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है वो है।
वाटर दोनों में बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट दोनों में बन रहा है, आप चाहे कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन कराओ चाहे डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराओ। बट यहाँ पे अगर आप डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो जो गैस निकल रही है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और अगर जो आप कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो गैस जो बाहर निकल रही है वो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अब अपन कराएंगे जिंक के साथ। जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या आ गया 4Zn प्लस 10HNO3। रट्टा नहीं मारेंगे, अपन देख रहे हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है। अपने को ये ध्यान में रखना है कि कितने नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यूज में करने, और उसके अलावा कोई नहीं। आपके पास क्या आ गया 4Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस अपने पास क्या आ गया 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे आपके पास 5। बस अब बैलेंसिंग वाला मेथड देखना है। ऑक्सीजन टोटल कितने थे 30 थे ना, यहाँ पे कितने यूज हो चुके देखो 3 2 जा 6 4 जा 24 और 5 कितने हो गए 29, कितना रहा 1। नाइट्रोजन कितने थे 10 थे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने यूज हो चुके 8, तो यहाँ पे जो गैस बाहर निकलेगी वो होगी N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। और ये अगर आप डाइल्यूट के साथ कंसंट्रेट के साथ करवा रहे हो तो Zn प्लस 4HNO3 कंसंट्रेट, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस यहाँ पे भी देख लीजिए रिएक्शन को बैलेंस करना है बस। कितने नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6 और 2 कितने हो गए 8, कितने रहे आपके पास 4, नाइट्रोजन कितने यूज उसके 2। आपको तो ऑब्जेक्टिव में कैसे दे सकते हैं कि जैसे रिएक्शन दे दी पूरी, अब जहां पे जो गैस है वहां पे डैश कर दिया विच गैस विल बी इवॉल्व NO NO2 N2O नन ऑफ दीज। तो वो अपने को पता चलना चाहिए कि आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो। डाइल्यूट के साथ करवाई, देखो कंसंट्रेट के साथ करवाई तो क्या करा कि चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो आपको एक ही टाइप की गैस मिलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बट अगर अपन डाइल्यूट के साथ करवा रहे हैं तो वो तो कौन सा दे रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ये कौन सा दे रहा है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। एक और इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आती है कि नाइट्रेट आयन का जो टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में वो कैसे करते हैं, उसको अपन कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रंग मत कर देना, वो हनी सिंह का गाना है, ब्राउन रिंग है ना यहाँ। ब्राउन रिंग किसके लिए करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्ट गिवन हो जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट, NO3 माइनस आयन अगर प्रेजेंट हो तो उसके लिए ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। मीन्स मान लीजिए कि आपको जब प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ उस प्रैक्टिकल एग्जाम में मैंने आपको कॉपर नाइट्रेट का पाउडर दे दिया, मैंने कहा आइडेंटिफाई करो इसमें एनायन कौन सा। आपने 11th में जब प्रैक्टिकल्स करे थे तो एक आपको पाउडर मिला था, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था 1 कैटायन एंड 1 एनायन। तो जो नाइट्रेट आयन अगर किसी भी आपके पास सॉल्ट में प्रेजेंट हो तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। उसमें अपन क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट आयन जिसमें प्रेजेंट है उस सॉल्ट को लेते हैं, वो सॉल्ट जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है उसको ले लिए, साथ में फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप FeSO4 या FeSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। हाथों हाथ बनाना है, जैसे अगर आपके एग्जाम अगर हो रहे हैं तो वो बना हुआ रहेगा आपके पास, मतलब फ्रेशली 2 बजे एग्जाम है तो 7-8 बजे बन जाता है तो उसको फ्रेशली कहते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ले लिया, फिर टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स है उसके साइड से अपन कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 डालने पर थोड़ा सा अगर उसको हीट करते हैं तो ब्राउन रिंग्स के वेपर्स का फॉर्मेशन होता है, ऊपर की छल्ले आते हैं ना, हुक्का बार छल्ले बनते। ऐसे क्या होता है कि ब्राउन रिंग में भी क्या होता है, इस टेस्ट में भी क्या होता है कि छल्ले बनते हैं, रिंग का फॉर्मेशन होता है ऐसे। तो वो कंफर्मेटिव टेस्ट है ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का जो कंफर्मेटिव टेस्ट है वो उसके ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या करते हैं सॉल्ट लिया प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सॉल्यूशन लिया, प्लस आपने क्या करा उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो एक बार हीट करके देख लेंगे। जैसे ही अपन हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा आपके पास ब्राउन कलर की रिंग का फॉर्मेशन होगा,
तो वो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन। अगर एग्जामिनर आता है वो भी इसको पूछता है, आपका जब वाइवा होता है ना, तो ब्राउन रिंग के बारे में आपसे पूछता है कि भैया आपके पी ब्लॉक में ब्राउन रिंग टेस्ट है तो कैसे करें। तो मेटल वो सॉल्ट जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सॉल्यूशन प्लस अपने पास क्या हो जाएगा कंसंट्रेट H2SO4, इसको हीट करेंगे, हीट करने पर ये जो ब्राउन रिंग है वो किसके कारण से बनता है, आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है FeH2O का होल 5NO के ऊपर +2 चार्ज, उस कॉम्प्लेक्स के कारण से आपके पास ब्राउन रिंग आता है। नीचे आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है FeH2O का होल 5NO और +2, ड्यू टू दिस आयन ये ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वेपर के फॉर्म में बनती तो रिंग का फॉर्मेशन गैस, हाँ रिंग शेप, वो तो वो गैस प्रेजेंट बाहर निकल रहे ना, हीट कर रहे हो, एक तो कंसंट्रेट H2SO4 डाल रहे हो फिर उसको हीट कर रहे हो तो रिंग का फॉर्मेशन हो, बहुत तेज बहुत शानदार वाला कलर आता है उसमें ब्राउन, है ना। तो ये आपके पास जो पी ब्लॉक चैप्टर में जो अपना फर्स्ट ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया। वो ग्रुप नंबर कौन सा था 15। इस ग्रुप में फॉस्फोरस भी है, एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस भी है, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स भी है लाइक PCl3 PH3 PCl5 और उसके साथ फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड भी। अब कईयों को ये पता ही नहीं है कि व्हाट आर द ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जहां पर वो हाइड्रोजन बाहर निकले जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो तो उसको अपन ऑक्सो एसिड कहते हैं, लाइक H3PO4 लाइक H2SO4, ये ऑक्सो एसिड है। HCl ऑक्सो एसिड नहीं है, बिकॉज Cl जो है वो हाइड्रोजन जो वो किससे बॉन्डेड है, Cl से। तो ऑक्सो एसिड भी है, ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर भी है, बट वो है आपके नहीं, वो बुक में है, वो आपका जो सिलेबस है उससे डिलीटेड कर रखा है ना। तो H3PO4 के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने को पता है कि यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा होता है, sp3। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ये इसकी क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर हो जाती है। अब सर sp3 कैसे हुआ, वो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कि आपके पास यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जो है उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होता है, PO4-3 आयन प्रेजेंट होता है। तो वो H वाला फॉर्मूला है ना, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट माइनस C प्लस वो वाला फॉर्मूला है। तो उससे अगर अपन देखेंगे तो 1/2 5 + 0, फिर आपके पास यूँ आ जाएगा कि टोटल आपके पास करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 करेंगे तो जब H की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है, sp3। और अगर आपको किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन पता करना आता है तो फिर कोई भी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। आगे जो सल्फर के ऑक्सो एसिड आएंगे वो है आपके सिलेबस। ग्रुप 16 पूरा है जो बुक में गिवन है, 17 भी पूरा है, 18 भी पूरा है। डिलीट करा है तो क्या डिलीट करा है आपके पास, ग्रुप 15 सबसे बड़ा ग्रुप यही था, क्योंकि नाइट्रोजन के भी कंपाउंड आपको पढ़ने थे और फॉस्फोरस के भी पढ़ने थे। 16 में क्या रहेगा, आपको ओनली सल्फर के एलोट्रोप्स पढ़ने हो और एक H2SO4 और SO2 के बारे में। ऑक्सीजन में खाली ओजोन पढ़ना है, O3, O3 की प्रॉपर्टीज, इतना ही है। इसके कारण से उसमें से कुछ डिलीट नहीं होता। चले आगे फिर, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए अपना। आइए बात कर नाइट्रिक एसिड की, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड पेपर सब्जेक्टिव होता तो सिंपल सा इतनी रिएक्शन दे रखी होती आपको प्रोडक्ट पूछ, उस समय क्या गलती होती है अपने से कि अपन ने हमेशा ही पढ़ रखा है कि व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड देन इट रिवॉल्व इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अपन ने सॉल्ट बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया, नंबर कट, बिकॉज नाइट्रिक एसिड के साथ कभी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन H2SO4 के साथ करवा लो, HCl के साथ करवा लो। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 is also known as oxygen family और also known as chalcogen। chalcogen क्यों कहते हैं, बिकॉज जितने भी मेटल ओर्स हैं उस मेटल ओर्स में इस ग्रुप के मेंबर प्रेजेंट है।
अब इनकी एटॉमिक रेडियस के बारे में कुछ भी डिस्कशन अपन नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बता रखा है पहले भी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में नहीं करेंगे, इसकी ईए के बारे में भी नहीं करेंगे, बिकॉज वो सारा अपन डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब अगर साइज की बात करें तो इनका जो साइज है वो ग्रुप 15 के एलिमेंट से कम होता है ना, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है, ये अपने को पता है। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 15 से कम होती है, वो एक्सेप्शन आ जाता है बिकॉज नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हाफ फील्ड है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगी, ज्यादा। जनरली तो क्या होता है, जिसका साइज छोटा होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, तो अभी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज उसके पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके आपके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 2p4। तो इनका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या रहता है, NH2 NP4। N क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ शेल हो गया, जो भी है 2s2 2p4 3s2 3p4। बाकी इनकी जो भी प्रॉपर्टीज है अपन डिस्कस कर चुके हैं। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, सल्फर जो है नॉन मेटल है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज। अब बात कर लेते हैं इनकी ऑक्सीडेटिव स्टेट की। मतलब पी ब्लॉक अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो इनऑर्गेनिक के जितने भी कंसेप्ट है सारे क्लियर है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी भी क्वेश्चन में। जैसे जनरली अगर एक 11th का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन देखो, नाइट्रिक एसिड जो है वो पीबीओ को तो रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देता है पर पीबीओ2 को नहीं करता, इसको कर देता है 11th की एनसीईआरटी में, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन आते दिमाग घूमने लग जाता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे यार आप इतना तो ध्यान रखो कि यहाँ पे पीबी की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +4 से ज्यादा होती ही नहीं है, तो कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, करेगा क्या। और यहाँ पे पीबी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो +2 को तो किस में कन्वर्ट कर सकता है, +4 में कन्वर्ट कर सकता है, बट +4 को कन्वर्ट करेगा क्या, नहीं कर। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, Pb+2 और Pb+4 इसमें से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, वो तो अपने को भी पता है +4 बिकॉज उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और रीजन आ जाता है, Pb+4 अनस्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। टॉप टू बॉटम आते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये क्या चाहेगा कि +2 में जाए, +2 में जाएगा मतलब खुद का क्या करना पड़ेगा इसको, रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करेगा मतलब दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ऐसे क्वेश्चंस डी ब्लॉक में बहुत बनेंगे, बहुत बनेंगे, बहुत मजा आएगा डी ब्लॉक में जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे ना, बहुत बनेंगे, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। विच वन इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा करेगा, Fe+2 या Fe+3, Cr+2 या Cr+, Mn+2 या Mn+7, बहुत मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन हो ना, कंसेप्ट क्लियर हो। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जनरली जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन कौन सी होती है, +2 +4 +6। अब जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, फ्लोरीन से कम होती है, बाकी सबसे ज्यादा रहती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरीन, बाकी सबसे हमेशा ज्यादा रहती है, तो वो क्या करता है, -2 भी शो करता है। पर अगर आ जाए तो उसमें -1 भी शो करता है ना, और फ्लोरीन के साथ होगा तो कौन सी शो करेगा, +2। तो +2 +4 +6 शो करने के रीजन क्या है, जनरली अगर अपन देखें तो देखो आपके पास इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या रहता है, जैसे सल्फर की बात कर लेते हैं, जैसे सल्फर SF2 भी है, सल्फर SF4 भी है, और सल्फर SF6 भी है। तो रीजन क्या रहता है कि सल्फर के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या रहता है, 3s2 3p4 है ना, तो 3s2 3p4 है, तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आने वाले जो एटम है वो यहाँ से बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ से वो बॉन्ड बना लेंगे तो क्या शो करेगा, +2, क्योंकि 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। SF4 है तो क्या होगा, देखो ये आपके पास है और वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3
4 वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गए। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, पहले अनपेड होएगा। अनपेड होएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, आपके पास एक्साइट होकर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने अनपेड हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे वैलेंसी कौन सी, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेगा, +4। और 6 करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा। तो जनरली +2 +4 +6 करता है, बट टॉप टू बॉटम आता है तो +4 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी और +6 जो है लेस स्टेबल होगी। उसका रीजन आपको पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीजन रहेगा। तो यानी कि इसके जो नीचे वाले एटम्स हैं जो नीचे आपके पास प्रेजेंट हैं, जैसे टेल्यूरियम हो गया ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अगर टेल्यूरियम होगा तो टेल्यूरियम क्या करेगा, जनरली इसके कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ज्यादा मिलेंगे, +4 में कम मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, तो इसमें भी वही आने वाला है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। ये 4 रिएक्टिविटी इसमें भी आने वाली है। तो कल की क्लास में अपन इनकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।